नमस्ते बच्चों। आज के हमारे पाठ का नाम है जंतुओं और वनस्पतियों में अनुकूलन, यानी अडैप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से कुछ थल पर रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। यहाँ हमें लंबी लंबी सूंड वाले हाथी या एलिफेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इन्हें थलचर बोलते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल। जो जीव जंतु जल में पाए जाते हैं, जैसे मछली, उन्हें जलचर या एक्वेटिक कहते हैं। कितनी रंग बिरंगी है ये दुनिया समुद्र की। कितने अलग अलग प्रकार के पौधे और जीव यहाँ हमें दिख रहे हैं, और इनके रंग भी बहुत अनोखे हैं। बच्चों, इस जानवर को गौर से देखो। ये क्या है? ठीक पहचाना, ये है घड़ियाल या अंग्रेजी में एलिगेटर। ये एक ऐसा जीव है जो जल और थल दोनों पर ही वास कर सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण हैं कछुआ, मेंढक। इन्हें उभयचर या एम्फीबियन भी कहते हैं। इन जीवों को ध्यान से देखो। दूसरों के मुकाबले ये हवा में उड़ते हैं। इन्हें बोलते हैं पक्षी, यानी बर्ड्स। इनकी बनावट इस प्रकार की होती है कि वो उन्हें हवा में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहने में मदद करती है। ये जंतु ऐसे हैं जो वायु में उड़ते हैं, इसलिए इन्हें नभचर या एरियल बोलते हैं। कौवा, गौरैया, गिद्ध, ये सब एरियल या नभचर ही हैं। वो स्थान जहां पर कोई पौधा उगता है या कोई जंतु रहता है, उसका आवास या वास स्थान कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पोलर बेयर बर्फ में रहता है, जबकि घोंसले बनाकर पक्षी रहते हैं। और अनुकूलन किसे कहते हैं? हर जीवनधारी की आदतें और शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती हैं, और इसी चीज को हम अनुकूलन कहते हैं। यहाँ हमें पेड़ों पर भोजन तलाशता हुआ एक बंदर दिखाई दे रहा है। इसने अपनी भुजाएं और अपने शरीर को इस प्रकार से ढाला है कि ये पेड़ों की ऊंची ऊंची डालों पर आसानी से चढ़ पाए और वहां लगे फलों को ले पाए। इस कारण ये अनुकूलन उसमें भोजन की उपलब्धता को लेकर हुआ। अगला कारण है वातावरण। रेगिस्तानों में पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए वहां पाए जाने वाले ऊंट अपने आप को इस प्रकार ढालते हैं कि वे बहुत सारा पानी अपने शरीर में इकट्ठा करके रख सकते हैं और काफी दिनों तक रेगिस्तान में चल सकते हैं। घने घने और बर्फ से घिरे जंगलों में भी पाया जाने वाला जीव पांडा अपने आप को वातावरण के अनुसार ही ढालता है, यानी उसका अनुकूलन होता है। ये अपने खाने में बैम्बू, यानी हिंदी में बम्बू का वृक्ष लेता है। इससे इसे जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो अपने अंदर संचित कर लेता है, यानी इकट्ठा या स्टोर। और जब बहुत सर्दी हो जाती है तब ये हाइबरनेशन में चला जाता है। अब ये हाइबरनेशन क्या होता है? बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दियों में हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि छिपकली। पांडा और छिपकली गर्मियों में अपने लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेते हैं और सर्दियों में सिर्फ आराम करते हैं। उस वक्त ये इकट्ठा किया गया खाना उनको बहुत मदद देता है, और इस समय को हाइबरनेशन बोलते हैं। प्रजनन भी अनुकूलन की प्रक्रिया में एक विशेष भूमिका अपनाता है।
प्रजनन तो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था ना। पौधे और जंतु दोनों ही अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं और इसी प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। नाचते हुए मोरों को तो हम सभी ने देखा है। कैसे नर मोर के पास बड़े बड़े और सुंदर पंख होते हैं, परंतु मादा मोर के पास ये पंख नहीं होते। पंख का होना एक प्रकार का अनुकूलन ही है। जब भी नर मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है, तब मादा मोर उससे आकर्षित होती है और इसी कारण प्रजनन की प्रक्रिया से उनमें से एक नन्हा और नया मोर पैदा होता है। अब हम आते हैं चौथे कारण पर, वो है शत्रुओं से रक्षा। यहाँ आप एक कछुए को देख रहे हैं। कछुए को अंग्रेजी में टर्टल या टॉर्टोइस बोलते हैं। समुद्र में रहने वाले ये कछुए बहुत तेज तैराक तो होते ही हैं, परंतु साथ साथ उनके शरीर में भी एक प्रकार का अनुकूलन हुआ होता है। क्या आप उसे साफ साफ देख सकते हैं? जी हाँ, उनके पीठ पर एक बहुत ही कठोर खोल होता है जिसको हम अंग्रेजी में शेल बोलते हैं, और यही खोल उन्हें शिकारियों के हमले से बचाता है। इसलिए शत्रुओं से रक्षा करने के लिए उसने अपने शरीर को एक प्रकार से अनुकूलित या अडैप्ट कर लिया। भांति भांति के परिवेश में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने आप को विभिन्न प्रकार से अनुकूलित रखते हैं। चलिए एक ऐसा ही रोचक उदाहरण लेते हैं मछली का। मछली अपने आप में एक जलचर है। जलचर मतलब ऐसे प्राणी जो जल में निवास करते हैं। तो बच्चों, नाव तो सभी ने देखी ही होगी। नाव किस प्रकार की होती है? उसके दोनों सिरे नुकीले और बीच वाला भाग चौड़ा होता है, और नाव कितनी आसानी से जल पर चल लेती है। उसी प्रकार का आकार होता है इन मछलियों का, इसीलिए वे इतनी आसानी से जल में तैर पाती हैं। इस प्रकार की आकृति को धारा रेखित कहते हैं, यानी अंग्रेजी में स्ट्रीमलाइन। इसी की सहायता से वे आसानी से तैर पाती हैं। मछली की शरीर में पूंछ और पख भी होते हैं। जिस प्रकार हम नाव को पतवार की सहायता से चला पाते हैं, उसी प्रकार मछली की पूंछ और पख उसकी पतवार का काम करते हैं। चलिए अब एक प्रश्न। मछली बार बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है, आखिर क्यों? मछलियों को भी इंसानों की भांति ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मगर उनके पास फेफड़े नहीं होते। उनके पास एक विशेष अंग होता है जिसे हम बोलते हैं गलफड़े। मछलियां मुंह से पानी को अंदर ले जाती हैं तथा पानी गलफड़ों से बाहर निकलता है। गलफड़े पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। इस प्रकार मछलियां श्वसन क्रिया को अंजाम देती हैं। गलफड़े या गिल्स चैम्बर में होते हैं, जिन्हें गिल्स कवर की सहायता से सुरक्षा मिलती है। जलीय जंतुओं की भांति जल में रहने वाले पेड़ पौधे भी जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तालाब के आसपास जल कुमुदिनी यानी वाटर लिली एवं कमल यानी लोटस तो सभी ने देखा होगा। जानते हैं इनमें अनुकूलन किस प्रकार से होता है। जलीय कुमुदनी एवं कमल के पौधे की पत्तियां हरी एवं चपटी होती हैं और इनकी सतह चिकनी होती है, जिस कारण इन पर पानी आसानी से इकट्ठा नहीं हो पाता, और चपटी होने के कारण ये पानी पे आसानी से तैर भी पाती हैं, जिससे इन्हें सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में मिल पाती हैं और इनके भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कुमुदिनी के पौधे की पत्तियां कितनी चपटी और बड़ी हैं। इसी प्रकार आप इस वीडियो में जलकुंभी के पौधे को देख सकते हैं। इनके तनों में असंख्य खाली स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है। इनमें वायु भरी रहती है, जिस कारण ये अत्यंत हल्के एवं मुलायम होते हैं तथा पानी पर आसानी से तैर पाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार जलीय पौधे एवं जंतुओं में अनुकूलन होता है। अब चलते हैं मरुस्थल यानी रेगिस्तान की ओर।
जिसे हम अंग्रेजी में डेजर्ट भी बोलते हैं। आपने गमले में लगे नागफनी के पौधे को देखा है? क्या ये पौधा दूसरे पौधों की तरह दिखता है? नहीं ना। अगर इसके तने को ध्यान से देखें तो वो हमें हरा, मोटा और गूदेदार दिखाई देता है और जगह जगह कांटे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या तुम जानते हो, ये कांटे जैसी संरचनाएं इसकी पत्तियां हैं। पर ये पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित क्यों होती हैं? दरअसल पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है, परंतु मरुस्थलों में तो पानी की बहुत कमी होती है और वहाँ का वातावरण बहुत शुष्क और सूखा भी होता है। इसलिए पत्तियों से पानी वाष्प बनकर ना उड़ जाए, इसके कारण पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने जो हरे और चपटे होते हैं, भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अगर किसी भी तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखें तो वो अंदर से स्पंज जैसा जल युक्त और लसदार दिखाई देगा। वो अपने अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। कांटे जैसी ये संरचनाएं जल की हानि को तो कम करती ही हैं, पर चरने वाले जंतुओं से भी पौधे की रक्षा करती हैं। ये है रेगिस्तान का जहाज ऊंट यानी कैमल। ऊंट को ध्यान से देखने पर दिखाई देता है कि उसके पीठ पर एक कुबड़ होता है। इस कुबड़ में वो भोजन चर्बी या वसा के रूप में संचित करता है, यानी स्टोर करके रख लेता है। मरुस्थलों में या ठंडे प्रदेशों में जब उन्हें भोजन नहीं मिलता तो इसी कुबड़ में संचित वसा का वो उपयोग करता है। कुछ ऊंटों के तो एक ही कुबड़ होता है, परंतु बर्फीले स्थानों पर भी ऊंट पाए जाते हैं और उनके 2 कुबड़ होते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, पर कैसे? वो अपने आमाशय यानी पेट में स्थित विशेष थैलियों में पानी को इकट्ठा कर लेता है। रेगिस्तान में वो सामान पहुंचाने और यातायात के साधन के रूप में भी बहुत उपयोग में लाया जाता है। ऊंट के पैर भी लंबे और गद्दीदार होते हैं। उनके पैरों के यही लक्षण उन्हें मरुस्थल की रेतीली भूमि पर मीलों चलने अथवा दौड़ने में सहायता करते हैं। इसीलिए उन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। गर्म रेगिस्तान में तो ऊंट को पानी के कुछ स्रोत मिल जाते हैं, परंतु बर्फीले क्षेत्रों में ये डबल हम्प्ड ऊंट क्या करें? ये सभी ऊंट हमेशा थोड़ी थोड़ी बर्फ खाते रहते हैं और ये बर्फ उनके शरीर के अंदर जाके पानी में पिघल जाता है और पानी का स्रोत यही होता है। पौधों की ही भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। बहुत प्रकार के सांप, मकड़ियाँ, चूहे, कीट और छिपकली मरुस्थल में पत्थरों के नीचे या छोटे छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हुए पाए जा सकते हैं। इन जंतुओं में अधिकांश की त्वचा मोटी होती है, जो शरीर से पानी के नुकसान या बहाव को रोकती है। जिस प्रकार ऊंट के पैर रेगिस्तान में उसकी चलने में मदद करते हैं, उसी प्रकार से घोड़े के पैर में मौजूद खुर उसकी तेज भागने में मदद करते हैं। बत्तखों के पाँव में भी अनुकूलन एक विचित्र प्रकार से होता है। इनके पाँव में झिल्लियाँ मौजूद होती हैं, जिस कारण से इन्हें पाद जाल कहा जाता है। ये झिल्ली नुमा आकृति वाले पाँव इनकी तैरने में सहायता करते हैं। आइए अब जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले जंतु एवं पेड़ पौधों के अनुकूलन के बारे में। वहाँ पर बहुत ठंडा वातावरण होता है, तो वहाँ पर वे किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। पहाड़ों पर चीड़ तथा देवदार के घने जंगल पाए जाते हैं। इन वृक्षों पर पूरे वर्ष हरी पत्तियां लगी रहती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वृक्ष
या अंग्रेजी में एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। इन वृक्षों की आकृति, शाखाओं एवं पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इनकी आकृति शंक्वाकार होती है। इन वृक्षों की शंक्वाकार आकृति होने से यहाँ पड़ने वाली बर्फ रुक नहीं पाती है। इनकी पत्तियों की सुई के समान रचना तेज हवाओं को आराम से निकल जाने देती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है और पानी को ये पेड़ अपने अंदर रख पाते हैं। ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या परेशानी हो सकती है? सबसे पहला, वहाँ का तापमान। वहाँ का तापमान इतना कम होता है कि उन्हें ठंड से बचने के लिए एक मोटी त्वचा की आवश्यकता होती है। इसीलिए ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं की शरीर की त्वचा मोटी होती है। उदाहरण के तौर पर याक। याक एक ऐसा जंतु है जिसके शरीर पर वसा की परत और त्वचा के ऊपर घने एवं लंबे बाल पाए जाते हैं। ये लंबे बाल इन्हें अत्यधिक सर्दी में ठंड से बचाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इतने बर्फीले तूफान में भी किस प्रकार से ये याक अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं। अपनी मोटी त्वचा के कारण ही ये इस ठंड से बच पाते हैं। ठंडे स्थानों पर शाकाहारी याक के अलावा मांसाहारी जानवर जैसे लोमड़ियां भी पाई जाती हैं। इनके शरीर पर भी बालों की एक परत होती है जो इन्हें ठंड से बचाती है। ये अपने खाने के लिए इन शाकाहारी जानवरों का शिकार करती हैं। कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं जिन्हें नभचर या एरियल कहते हैं, जैसे कौवा, गौरैया, गिद्ध आदि। कभी गौर किया है कि पक्षी उड़ते कैसे हैं? हम भी उनकी तरह क्या हवा में उड़ सकते हैं? पक्षी हवा में उड़ने के लिए किस प्रकार का अनुकूलन करते हैं? प्रत्येक पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ इन्हें उड़ते समय दिशा बदलने और नीचे उतरने में सहायता करती है। पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती हैं, और इनकी हड्डियां हल्की और शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। इस प्रकार की शारीरिक रचना पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है। हम सब ने ये भी देखा है कि पक्षियों की दांत नहीं, चोंच होती हैं। पक्षी भोजन की तलाश में उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, जिसे माइग्रेशन या देशांतरण कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में अधिक ठंड के कारण ये ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां का मौसम गर्म होता है, और मौसम ठीक हो जाने पर ये अपने स्थान वापस लौट जाते हैं। कुछ पक्षी पंख होते हुए भी नहीं उड़ पाते, जैसे शुतुरमुर्ग, बतख, कीवी आदि। यहाँ आप शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच को देख सकते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इनमें उड़ने में सहायता करने वाली पेशियां निष्क्रिय होती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प गुण पर, यानी शरीर या त्वचा का रंग बदलने पर। कुछ जंतुओं में वातावरण के अनुसार अपने शरीर के रंग को बदलने की क्षमता होती है, जैसे मेढक, गिरगिट आदि। मेढक को अंग्रेजी में फ्रॉग और गिरगिट को कैमेलियन कहते हैं। इस गुण के कारण वे शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में सफल होते हैं। दरअसल गिरगिट की त्वचा के नीचे अनेक परतें होती हैं और हर परत में एक विशिष्ट कोशिका होती है। इन कोशिकाओं के माध्यम से ही वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग रंग दिखा पाते हैं।
अरे, यह भयानक जीव कौन है? ये है डायनासोर। क्या आपने डायनासोर को कहीं देखा है? अपने आसपास तो नहीं देखा होगा, क्योंकि यह जीव अब विलुप्त हो चुका है। ऐसे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो बदले हुए परिवेश में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते, वे विलुप्त हो जाते हैं, जैसे डायनासोर और डोडो। बच्चों, हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। हमारे आसपास की धरती कितनी खूबसूरत है। जंगल देखने में सभी को प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर हम जंगलों की ही अंधाधुंध कटाई करते जाएंगे तो हमारे सभी जंगल समाप्त हो जाएंगे और इस कारण से अनेक प्रजातियां भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। हमें खाली स्थानों पर वृक्ष लगाने चाहिए। हमें वन्य प्राणियों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्राणी विलुप्त हो जाता है तो इससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर वीडियो में दिख रहा यह पक्षी विश्व के उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद का पक्षी है। इसका नाम है सारस या अंग्रेजी में क्रेन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में सारसों की संख्या लगातार घटती जा रही है, अतः विलुप्त होते सारस पक्षी को बचाना भी हमारा दायित्व है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं में अनुकूलन के विषय में। विज्ञान के और रोचक तथ्यों एवं जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।